A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to start our new chapter of your book Contemporary World Politics. The name of your chapter is Alternative Centers of Power, and according to your new updated syllabus, it is New Centers of Power. Name change कर दिया गया है, New Centers of Power कर दिया गया है. ठीक है. So now what do you mean by the term alternative? Alternative is something कोई substitute. ठीक है. तो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर टिल नाउ जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है हमने, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा एंड एलियन. ठीक है. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या सिचुएशन थी? कोल्ड वॉर एरा था, कोल्ड वॉर सिचुएशन थी. देयर वर टू सुपर पावर्स. कौन-कौन सी थी आपकी? यूएसएसआर एंड यूएसए. ठीक है. कैपिटलिस्ट नेशंस वर्सेस सोशलिस्ट नेशंस. So now second chapter 1992 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का. यूनिपोलर उस टाइम पे क्या हो गया था? डिसइंटीग्रेशन के बाद का पीरियड हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस रहा. ठीक है. थर्ड चैप्टर यूएस हेगेमनी, जो वैसे तो आपके कोर्स से कट हो चुका है कि कैसे यूएस एज अ सुपर पावर यूनिपोलर वर्ल्ड में रहा. ठीक है. सुपर पावर की तरह उसने वर्क किया. ये जो फोर्थ चैप्टर है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, और यू कैन से न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, कि अब यहाँ पे मल्टीपल सेंटर्स का जो है इमर्जेंस हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही है, मल्टीपल नेशंस एज अ कैसे पावर में वो अमेरिका को क्या कर सकती है, अमेरिका को कम्पीट कर सकती है. ठीक है. इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली वी विल टॉक अबाउट the different organization, important organizations, or you can say कि important organizations जो वर्ल्ड में जो है काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे. ठीक है. So now just look at the overview of this chapter. ठीक है. एंड ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड. ठीक है. यूनिपोलर वर्ल्ड के साथ पैरेलल में क्या चल रहा था? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक पावर्स भी क्या कर रही थी? पैरेलल में चल रही थी. अब ऐसा मानने लग गए थे कि यूनिपोलर वर्ल्ड का जो अमेरिका का डोमिनेंस है उसको कौन खत्म कर सकता है, उसको उसकी पावर को लिमिट कर सकते हैं जो अल्टरनेटिव सेंटर्स हैं. जो अल्टरनेटिव सेंटर्स में जैसे हम इस चैप्टर में यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, एशियन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे नेशंस के बारे में पढ़ेंगे. रशिया हो गया, चाइना, इंडिया, ब्राजील. ठीक है. जर्मनी. कुछ ऐसे सेंटर्स थे जो एज अ पावरफुल नेशंस जो है अमेरिका के डोमिनेंस को क्या कर सकती है? लिमिट कर सकती है. चाइना का इमर्जेंस, उसने कैसे लिमिट कर रखा है अमेरिका के डोमिनेट को. सो यूरोपियन यूनियन की आपकी क्या हुई? एस्टैब्लिशमेंट हुई. जैसे कि यूरोपियन यूनियन में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जस्ट लाइक दैट यूरोपियन यूनियन की भी एस्टैब्लिशमेंट हुई कि हम यूरोप की जितनी भी स्मॉल कंट्रीज हैं उन एक आई थिंक विंस्टन चर्चिल का ये आइडिया था, किसी लेक्चर में उन्होंने बोला था जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमें भी क्या है, एक हमारा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ यूरोप या समथिंग लाइक दैट, यूरोपियन यूनियन के जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिससे हम मिलके वर्क करें. ठीक है. फिर एशियन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. एशियन का फॉर्मेशन हुआ साउथ ईस्ट एशिया के. अभी आई थिंक 10 मेंबर्स हैं एशियन के. तो उनकी उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई. उन्होंने क्या वर्क किया, कैसे वो अमेरिका के डोमिनेंस को लिमिट कर पा रही है, उनका क्या एक वाइटल रोल है हमारे वर्ल्ड वाइड जो जितनी भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है उसमें. नेक्स्ट, इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना. द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैज मेड ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. चाइना का जो हम राइज देख रहे हैं वो उसका हमारे इकोनॉमिक वर्ल्ड, अब चाहे आप इकोनॉमिक पावर को लेके, पॉलिटिकल पावर को लेके या मिलिट्री पावर को लेके देख लो, तो वो काफी लाइक यू कैन से कि काफी एक्सट्रीम हमें उसमें राइज देखने को मिला है. तो चाइना कैसे कम्पीट कर रहा है. तो ये तीन जो चीज है, जो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पोर्टेंट है. कुछ नेशंस हैं जो एज अ
अमेरिका के डोमिनेंस को लिमिट करने में क्या कर रही है, आप बोल सकते हो कि हेल्प लिमिट करने में वो एक रोल प्ले कर रही है। और अब यूनिपोलर वर्ल्ड, अब यूएस हेगेमनी को भी कट कर चुके हैं, तो इट मींस कि समहाउ कि यूएस का जो डोमिनेंस है वो भी क्या हो रहा है, समहाउ कम हो रहा है। ठीक है, अब न्यू सेंटर्स जो है, जो ये रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से ही कोई होगा जो एक न्यू सेंटर, एज अ न्यू सेंटर कभी एमर्ज होके आएगा। ठीक है, अभी तो ऑब्वियसली यूएस ही है सबसे, जो सुपर पावर की बात करते हैं तो यूएस ही है, बट सूनर और लेटर इनमें से कोई भी न्यू सेंटर एज एमर्ज होके आ सकता है। ठीक है, सो नाउ इन दिस चैप्टर, ये एक आपका देखिए पेज नंबर 51 में 2 पिक्चर्स मेंशन की गई है। एक पिक्चर मेंशन की गई है, द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, एक ये रेड पिक्चर, ठीक है, जिसमें आपका माओ जेडोंग जो है उनकी पिक्चर है, उसके बाद की नीचे कुछ ट्रूप्स हैं, ठीक है, उनको मेंशन किया गया है। ये रेड पोस्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। जब चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एमर्ज होके आई थी, ठीक है, माओ जेडोंग की आपकी ये पार्टी थी, तो उनका जो मेन आइडियोलॉजी था सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, उन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो किया था। इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सोशलिस्ट रोड है, सोशलिज्म है, वो ही क्या है, सबसे अच्छा आपका आइडियोलॉजी है किसी कंट्री को चलाने के लिए। सोशलिज्म मतलब कि जो जितने भी आपकी ओनरशिप्स वगैरह होंगी, ठीक है, वो प्राइवेट हैंड्स में नहीं होंगी, वो गवर्नमेंट स्टेट के हैंड में होंगी। ठीक है, इक्वालिटी यहाँ पे दी जाएगी, लैंड इक्वालिटी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वली रिप्रेजेंट की जाएगी। तो इनका एक आइडियोलॉजी ये था। और वही नीचे एक और पिक्चर गिवन है, ये है शंघाई की, द सिटी ऑफ शंघाई, द सिंबल ऑफ चाइनाज न्यू इकोनॉमिक पावर। सो दिस इज लाइक फ्लैश एंड लाइट्स लाइक द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। बोलते हैं ना कि न्यूयॉर्क की एक सिटी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क जैसे चकाचौंध में रह रहा है, जिस उसकी जो फ्लैशिंग लाइट्स हैं, ठीक है, उसके जैसे हमें शंघाई जो एक फाइनेंशियल हब भी माना जाता है, उसके जैसे इमर्ज हो रही है। तो चाइना की जो ये पॉलिसीज है, आइडियोलॉजीज में काफी समटाइम्स कंफ्यूजिंग भी है कि एक साइड हम देख रहे हैं कि सोशलिज्म को इतना, ये जो सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल है, उसके नीचे देखिए परफॉर्मेंसेस बाय द कल्चरल ट्रूप ऑफ द लियांगजेन नेशनलिटी ऑटोनोमियस चॉस सेंट जॉन प्रोविंसेस। चाइना का साउथ के साइड में आई थिंक कोई प्रोविंस है, कोई स्टेट है, वहां पे ये ट्रूप जो है काफी फेमस, और वहां पे ये सोशलिज्म को काफी स्प्रेड करते हैं। वही शंघाई में देखा जाता है कि काफी फाइनेंशियल एक इकोनॉमिक पावर की तरह, एक फाइनेंशियल हब की तरह ये शंघाई सिटी जो है वो एमर्ज होके आ रही है। ठीक है, सो नाउ in this chapter what we are going to study, we are going to study about the European Union। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या टाइमलाइन रहा है, ऐसा नहीं है कि हम रात को सोए एक सपना आया कि हमें यूरोपियन यूनियन बनाना है और यूरोपियन यूनियन बन गया, नहीं, एक सर्टेन स्टेप्स थे, कुछ मैकेनिज्म्स था, कुछ प्रोसेस चला था, उसके बाद में क्या है आपका यूरोपियन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। द एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, एशियन के बारे में पढ़ेंगे आप। आफ्टर दैट ये जो आपकी एशियन इकोनॉमी है, हमने यूरोप की बात कर ली, एशिया के कुछ इकोनॉमीज ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके बारे में। फिर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, कि चाइनीज इकोनॉमी ने कुछ नेशंस की बात करेंगे। आपके एडिशनल में आपका आया है रशिया, चाइना, इजराइल एंड इंडिया, ये एडिशनल मटेरियल में है। हम इन नेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे ये एक न्यू सेंटर ऑफ पावर कैसे एमर्ज हो सकते हैं, ठीक है, इनका क्या रोल रह रहा है। उसके बाद इंडिया एंड चाइना रिलेशन, इंडिया और चाइना का क्या रिलेशन है। देन जापान, साउथ कोरिया, और फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो भी, वो भी आपके एडिशनल टॉपिक्स में है। एक तो सार्क हो गया और एक ब्रिक्स हो गया, ठीक है, इन दोनों के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुछ आपके एडिशनल मटेरियल्स हैं जो कुछ आपके चैप्टर्स में मेंशन है, बाकी इनका एडिशनल मटेरियल में मेंशन, ठीक है। तो सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द यूरोपियन यूनियन। सो एज यू ऑल नो, कब हुआ था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ था,
1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, एंड ऑफ, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो रहा था उस टाइम पे यूरोप के सामने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, एज यू ऑल नो, यूरोप हमेशा से एक बहुत इम्पोर्टेंट, यू कैन से कि कंट्रीज को काफी कॉलोनाइज किया है यूरोप की, जो कुछ कंट्रीज हैं उसने, तो हमेशा से एक पावरफुल इकोनॉमी की तरह रहा है। तो बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूरोप का काफी डिस्ट्रक्शन हुआ, तो यूरोप के लीडर्स के सामने कुछ क्वेश्चंस थे कि यूरोप्स लीडर्स ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप कि नाउ कि अब यूरोप की क्या, मतलब कि क्या रह चुका है यूरोप, क्या है यूरोप, हम मतलब कि यूरोप के लिए यूरोप का जो एक यू कैन से कि जो इम्पोर्टेंस है वो क्या रह चुकी है, हम यूरोप को क्या माने। Should Europe be allowed to revert to its old rivalries or be reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? अब ये क्वेश्चन था कि क्या हम जैसे पहले चल रहे थे, हम कंट्री को कॉलोनाइज कर रहे थे, ओल्ड राइवलरीज हमारे हैं, ठीक है, उनके साथ रिवर्ट बैक कर लें, उनको अलाउ कर दें, वैसी इकोनॉमी बनाए, या फिर हम खुद के जो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रिकंस्ट्रक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करें, एक पॉजिटिविटी के साथ एक न्यू स्टार्ट करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे राइज हो रहे थे यूरोप के लिए कि अब यूरोप की क्या इंपॉर्टेंस रह गई है यूरोप को लेके, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड मेनी ऑफ द assumptions and structures on which the European states had based their relation. So the second world war, क्या था second world war, they shattered many of the assumptions and structures on which the European states had based their relation, कि उन्होंने इनकी बहुत सारी assumptions लगाई कि हमारा जो स्ट्रक्चर था उस चीज को लेके काफी उन्होंने किया कि हम यूरोप के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारी जो कंट्रीज की जो रिलेशन है उसको फिर से कैसे मेंटेन करें, हम कैसे फिर से बनाएं। Next, in 1945, the European states confronted the ruin of their economies and the destruction of the assumption and the structure on which European had been founded. अब 1945 में यूरोपियन कंट्रीज वो क्या बोल रही थी कि उनकी इकोनॉमी का जो ruin हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो डैमेज हुई है उनकी इकोनॉमी को किस वजह से हुई है, उसका जो मेन कॉज है वो वॉर है। उन्होंने ये चीज पहले वो सोचते थे कि अगर हमें पीसफुली रहना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम वॉर करते हैं और पीसफुली रहते हैं, ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है, अपने अंडर में लेते हैं और फिर रहते हैं। बट 1945 में आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी में जब बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया था, इस इंसिडेंट के बाद में क्या हुआ था, इस इंसिडेंट के बाद में यूरोपियन स्टेट्स ने भी इस चीज को मान लिया था कि यूरोप का डिस्ट्रक्शन का सबसे मेन कॉज क्या है, उनके डिस्ट्रक्शन का सबसे मेन कॉज है वॉर। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट ये सिचुएशन अराइज हुई, ठीक है, 1945 के बाद यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को कौन ऐड कर रही थी, किसके मेंबर्स थे वो, नाटो के मेंबर्स थे वो, वेस्टर्न अलायंस के मेंबर थे, इसलिए वेस्टर्न नाम भी उनको दे रखा है, यूएसए के मेंबर्स थे। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन में, यूरोप के इंटीग्रेशन में, यूरोप के इंटीग्रेशन में जो कोल्ड वॉर है, ठीक है, वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर, काफी हेल्प मिली थी, ठीक है, कोल्ड वॉर से, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे नाटो का रिकंस्ट्रक्शन, नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नाटो ऑर्गेनाइजेशन आई थी और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को काफी हेल्प की थी, तो वेस्टर्न अलायंस को यूएसए के साथ चली गई थी। America's extended massive financial help for reviving Europe's economy. अमेरिका ने काफी फाइनेंशियली काफी हेल्प किया था यूरोप को रिवाइव करने में, और इसमें मार्शल प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल प्लान यूरोपियन यूनियन यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मार्शल प्लान आया था, जो ये जॉर्ज मार्शल थे वो सेक्रेटरी थे और उन्होंने एक मार्शल प्लान लेकर आए थे, और इसमें उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वी हैव टू रिवाइव बैक द यूरोप। ओके,
So the US also created a new collective security structure under NATO, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर भी नाटो का भी क्रिएशन किया और उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें की जिससे कि यूरोप को जो है रिकवर होने में हेल्प की। ठीक है, सो अंडर दिस मार्शल प्लान Establishment of Organization for European Economic Cooperation, इस ऑर्गेनाइजेशन को establish किया गया था। कब establish किया गया था? 1948 में establish किया गया था और इनका मेन एम क्या था? टू चैनल हेड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट, जो भी वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं उनको हेल्प करना, उनको उनकी इकोनॉमी को रिकवर करना, इनका ये मेन जो था एजेंडा बोल दीजिए। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस रहा है, यूरोपियन यूनियन तो 1992 में बना और ये देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये 1948 में बन चुकी थी। पर ये एक मेजर स्टेप था किस चीज का? यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन के बनने का। 1992 में यूरोपियन यूनियन बना है। ठीक है, so it became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. ये आप बोल सकते हो एक फोरम की तरह, एक फोरम या एक प्लेटफॉर्म बन चुका था जहाँ पे जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे वो ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज को लेके क्या करते थे, बातचीत या जो भी पॉलिसीज वगैरह बनानी थी, जो स्मॉल स्टेट्स के मेंबर्स थे वो आते थे, मिलते थे और वो सारी चीजें वो क्या करते थे, वहाँ पे बातचीत किया करते थे। The Council of Europe, after that 1949 में एक Council of Europe का establishment हुआ था, and this Council of Europe, the process of economic integration of यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस था जहाँ पे यूरोप की कैपिटलिस्ट कंट्रीज को क्या किया गया, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट किया गया था। इसका एक यू कैन से एक प्रोसेस था ये। So it leads to the formation of the European Economic Community in 1957। इसके बाद देखिए 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। After that and acquired a political dimension with the creation of the European Parliament। After that European Parliament बना। ठीक है, इसके बीच में काफी ट्रीटीज चली है। जब हम ये टाइमलाइन पढ़ेंगे ना, पेज नंबर 54 में आपके टाइमलाइन मेंशन की गई है, तो टाइमलाइन के टाइम पे भी मैं आपको बताती रहूंगी कि कैसे इंटीग्रेशन में यूरोपियन यूनियन का जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या मैकेनिज्म्स रहे हैं। So the establishment of the European Union in 1992 due to the collapse of the Soviet bloc, obviously one of सोवियत ब्लॉक के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूरोपियन यूनियन बना, क्योंकि बहुत सारी यूरोप के नेशंस थे जो सोवियत नेशन का पार्ट था, वो अब क्या है, इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। अब वो इंडिपेंडेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ मेंबर्स बन सकती थी। So the foundation was thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs and the creation of a single currency। बहुत सारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक मैटर्स पे जो है बात की गई थी कि हमारा जो है फॉरेन पॉलिसी जो है एक जैसी होनी चाहिए, मतलब एक कॉमन पासपोर्ट हो। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज हमारी एक जैसी हो, हमारा जो करेंसी है वो पूरे यूरोपियन यूनियन के सिंगल हो। ठीक है, एक पार्लियामेंट, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं यूरोपियन यूनियन के लिए जो कॉमनली यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज है वो उनको फॉलो करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसे बातचीत की गई थी। जो ये 1992 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। ठीक है, नीदरलैंड्स में है ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, आपके टाइमलाइन में गिवन है। वैसे ये साइन की गई थी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट टाइमलाइन में गिवन है, चेक कीजिए पेज नंबर 54 में। 1992 February 7 the treaty of Maastricht was signed establishing the European Union। Maastricht नीदरलैंड्स में है आपका। ठीक है, अभी 27 Maastricht। Okay, so now just look at this picture, आपके बुक में भी गिवन है पेज नंबर 52 में। एक फ्लैग, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग मेंशन किया गया है।
12 स्टार्स, सर्कल में 12 स्टार्स को मेंशन किया गया. द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल्स ऑफ यूरोप. मतलब बहुत ये एक कह लीजिए कि प्योरिटी का सिंबल माना जाता है. ठीक है, 12 इज अ इम्पोर्टेंट नंबर फॉर देम. स्टार्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. बोलते हैं कि पीस और कॉपरेशन को एस्टेब्लिश करने में, मतलब एक जो बोलते हैं ना, जैसे इंडियन माइथोलॉजी में ओम का बहुत इम्पोर्टेंस होता है. जस्ट लाइक दैट यूरोप का ये इनका जो कल्चर है उनके अकॉर्डिंग ये जो स्टार है 12 नंबर है. हमारे लिए जैसे 9, 11 हिंदू माइथोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट फिगर होता है. जस्ट लाइक दैट इनके लिए भी 12 नंबर जो है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का, यूनिटी का सिंबल है ये. ठीक है, सो this is all about today. So in our next class we will discuss about the European Union, their members, उसका integration timeline क्या है, वो सब पढ़ेंगे. So thank you so much. So